हेलो दोस्तों, आरडीएस हॉटस्पॉट चैनल में मैं नीरज सोनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। कोरोना का समय चल रहा है तो ऑनलाइन क्लासें बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए आज भारतीय राज्य व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्भव के बारे में चर्चा करना है। भारतीय राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ, राजनैतिक दर्शन क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है, आज इसी के बारे में चर्चा करनी है। मैं पूरी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ लाने वाला हूँ। मैं खुद आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये जो पीसीएस का एग्ज़ाम है आपका, एमपी पीसीएस का 2020 जून को होना है, तो इसके बारे में ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, तो ज़रूर देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का उद्भव, कैसे राज्य व्यवस्था का उद्भव हुआ, राजनीतिक दर्शन क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। इन तीन टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये उदय कहाँ से हुआ इसका। तो राजनीतिक दर्शन का उदय जो हुआ है ग्रीस से हुआ है। कहाँ से हुआ है? ग्रीस से हुआ है, इसे यूनान भी बोलते हैं। तो एक ग्रीस के महान विचारक हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, सुकरात। सबने नाम सुना है सुकरात का। सुकरात ने राजनीतिक दर्शन की चर्चा तो की, लेकिन इस विषय पर कोई ग्रंथ नहीं लिखा। क्या? इस विषय पर कोई ग्रंथ नहीं लिखा। लेकिन उन्हीं के शिष्य जो महान विचारक और महान विद्वान वो भी हुए हैं, वो हुए हैं प्लूटो। अब प्लूटो जो हुए तो उन्होंने सबसे पहले एक पुस्तक लिखी थी, रिपब्लिक नाम की। कौन सी पुस्तक लिखी? याद करने वाली चीज़ें हैं, पेन कॉपी लेकर बैठिए और इन्हें नोट डाउन करती जाइए। पीसीएस प्री और आईएएस प्री के ये क्वेश्चंस बनते हैं सबसे ज़्यादा, और मेंस में 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा ये। तो ये प्लूटो ने एक पुस्तक लिखी, रिपब्लिक पुस्तक, और एक संस्थान, एजुकेशन का एक संस्थान खोला, द अकेडमी। कौन सा? द अकेडमी। किसी को पता नहीं था कि सुकरात के बाद उनके शिष्य प्लूटो हुए, प्लूटो के बाद उनके शिष्य हुए महान विद्वान, जिनका नाम आप सबकी जो पढ़ाई करते हैं उनकी ज़बान पे जरूर होता है। कौन है वो? अरस्तु। तो द अकेडमी से पढ़कर एक महान शिष्य उनके निकले, अरस्तु। किसी को पता नहीं था कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और इतना बड़ा अचीवमेंट होगा अरस्तु के जीवन में। और अरस्तु को क्या कहा जाने लगा? राजनीति विज्ञान का जनक, पॉलिटिकल साइंस का जनक। किसे कहा जाने लगा? अरस्तु को। और उन्होंने बहुत बड़ी पुस्तक लिख दी, पॉलिटिक्स, जो आज हम पूरी राजनीति पढ़ते हैं, पूरी राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करते हैं। राजनीति क्या है, राजनीति की अवधारणाएं क्या है, पूरी चर्चा पॉलिटिक्स अरस्तु की पुस्तक में चर्चा की गई है। तो इनके शिष्यों के नाम क्रम से आप याद रखेंगे, सुप्लेयर से याद कर सकते हैं, सुकरात, प्लूटो, अरस्तु। और आप इतिहास में एक महान शासक सिकंदर महान की भी चर्चा करते हैं, जिनका दूसरा नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। मैसेडोनिया मकदूनिया के शासक थे। इनके पिताजी का नाम फिलिप था। इतिहास के बारे में जब मैं इतिहास की सीरीज स्टार्ट करूंगा तो आपको सिकंदर के बारे में बहुत विस्तृत बताऊंगा कि इनके घोड़े का नाम बहुकेफला था, निरयाकस कौन थे, सेल्यूकस निकेटर कौन थे। पूरी सिकंदर के बारे में पूरी इतिहास की विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो आपको मेंस में भी काम आएगा। हम यहाँ एसआई, पीएससी और आईएएस तक के लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं राज्य व्यवस्था के बारे में। हमने राजनीतिक दर्शन की चर्चा कर ली, राजनीति विज्ञान की चर्चा कर ली। अब राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था को पढ़ने से पहले राज्य व्यवस्था को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। बहुत अच्छी, कोई आपसे पूछे राज्य व्यवस्था पढ़ते आ रहे हैं, राज्य व्यवस्था पढ़ते चले जा रहे हैं, किसी को पता नहीं क्या है, कहाँ से उदय हुआ, कौन सी चीज़ कहाँ आती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले राज्य अलग करेंगे और व्यवस्था अलग करेंगे। व्यवस्था का अर्थ आप सीधा सीधा जानते हैं, सिस्टम होता है, संचालित करने की एक पद्धति होती है। लेकिन राज्य क्या है? राज्य शब्द का उद्भव कैसे हुआ? हमने कैसे माना कि यह अवधारणा, राज्य की एक अवधारणा होनी चाहिए? तो इसकी अवधारणा का जो उदय हुआ है 1933 में एक कन्वेंशन होता है, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन? मॉन्टे। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको वो चीज़ें रिकॉल हों, याद होती जाएं, घर में आपको रटना ना पड़े वो चीज़ें। कौन सा? 1933 में एक कन्वेंशन होता है, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। मॉन्टेविडियो आप सबको पता है, उरुग्वे की राजधानी है। तो उन्होंने जब राज्य शब्द की अवधारणा दी तो उन्होंने राज्य को 4 आयामों में बांट दिया कि राज्य के जो 4 आयाम होंगे, किस प्रकार से राज्य का निर्माण होगा। सबसे पहले जब किसी राज्य का निर्माण होगा तो उसके लिए भूभाग की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? भूभाग की आवश्यकता होगी, जिसमें
रहने के लिए भी कुछ लोग चाहिए कि राज्य निर्माण होगा तो उसमें रहेंगे कौन, उनका संचालन कैसे होगा, उनके निर्णय लेने की शक्तियाँ कैसी होंगी, स्वयं निर्णय कैसे लेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने एक भूभाग का निर्माण किया, एक निश्चित क्षेत्र का निर्माण किया, और उस निश्चित क्षेत्र में रहने के लिए जनसंख्या, एक नियत जनसंख्या विस्फोट। भारत के बारे में आप जानते हैं कि भारतीयों को सबसे ज़्यादा अच्छा जनसंख्या विस्फोट ही अच्छा लगता है। जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, आप लोगों को पता है कनाडा की स्थिति। कनाडा में 1 करोड़, आज से 20 साल पहले 1 करोड़ जनसंख्या थी, जो अब 3 करोड़ हो गई है, जिसमें दूसरी भाषा पंजाबी है। पहली कैनेडियन है और दूसरी पंजाबी है। आप समझ सकते हैं कि कनाडा की इतनी जनसंख्या बढ़ाने का श्रेय भारतीयों का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जोक सपाट। तो हमने राज्य के निर्माण करने के लिए मोंटेविडियो कन्वेंशन में चर्चा की कि हमें एक भूभाग की आवश्यकता होगी और उसमें रहने के लिए जनसंख्या की आवश्यकता होगी। तीसरा, उस पर निश्चित नियम कानूनों को चलाने के लिए, वहाँ उस व्यवस्था को चलाने के लिए ऊपर एक सरकार का निर्माण होगा जो यह तय करेगी कि राज्य कैसे व्यवस्थित चलेगा, तो एक सरकार होगी। और चौथा उसका आयाम बताया उन्होंने संप्रभुता को। कौन सा? संप्रभुता। एग्जाम में आता है, 3 नंबर के क्वेश्चन में आएगा संप्रभुता को परिभाषित कीजिए, जब मेंस से आप लिखेंगे पॉलिटी के। तो संप्रभुता का सीधा सीधा अर्थ होता है, अगर एक शब्द में बात करें, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता। क्या होता है? स्वयं निर्णय लेने की क्षमता। याद करेंगे, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता कैसे? हमें किन देशों के साथ व्यापार करना है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो हमें क्या निर्णय लेना है, कोई हमें ये नहीं बताएगा कि हम क्या करें क्या ना करें। हम स्वयं अपने आप में क्या होंगे? आत्मनिर्भर होंगे। जब हम भारतीय संविधान की कुंजी के बारे में बात करेंगे, अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करेंगे तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता, अखंडता, एकता, संप्रभुता, सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मोंटेविडियो कन्वेंशन की चर्चा कर ली अपन ने कि कहाँ से राज्य व्यवस्था का उदय हुआ, राज्य की परिभाषा देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं संविधान। राज्य व्यवस्था के बाद सबसे बड़ा शब्द आता है संविधान, जो हमारे भारत के लिए सर्वोपरि है। क्या है? सर्वोपरि है। तो संविधान किससे बना है? कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संविधान। इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? संविधान। सर्वोच्च दस्तावेज है। कॉन्स्टिट्यूशन किससे बना है? कॉन्स्टिट्यूट से बना है। और कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ होता है गठन। अगर आपसे कोई पूछे कि परिभाषा क्या है संविधान की, तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है, कुछ परेशान होने की बात नहीं है। संविधान क्या है? निश्चित नियम कानूनों का एक दस्तावेज। किसी राज्य को चलाने के लिए निश्चित नियम कानूनों की एक पोथी पत्री होती है, जिसमें व्यवस्थित होता है कि अगर ये ऐसी स्थिति तो उत्पन्न हो तो आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो क्या करेंगे। सीधा सीधा निश्चित नियम कानूनों का एक दस्तावेज जो किसी राज्य के संचालन के लिए आवश्यक होता है। अब संविधान के मूल रूप से, संविधान के ऐसे नहीं बात करते हैं, जब आप ब्रॉडली पढ़ेंगे तो संविधान के प्रकारों के तो बहुत प्रकार से प्रकार हो जाते हैं, लेकिन हम मूल संविधान में बात करते हैं तो संविधान के 2 प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर, पहला कौन सा है? दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर। और दूसरा पढ़ते हैं राजनीतिक प्रकृति के आधार पर। कौन सा? राजनीतिक प्रकृति के। रटना कुछ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट वे में पढ़ना है। और जो समझ नहीं आए तो आप कमेंट करें कि इंडियन पॉलिटी का ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ नहीं आई है, मैं तो ज़रूर आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर। लिखित संविधान। क्या? लिखित संविधान और अलिखित संविधान। सबको पता है भारत का संविधान लिखित संविधान है, अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। लेकिन अलिखित संविधान में जैसी बात होती है तो हम सीधे पहुंचते हैं ब्रिटेन के पास कि ब्रिटेन का संविधान कौन सा संविधान है? अलिखित संविधान। ब्रिटेन का संविधान कौन सा संविधान है? अलिखित संविधान है। लेकिन हमें कुछ और देशों के बारे में भी पढ़ना है जो एग्जाम में आने लगे हैं कि कौन सा संविधान लिखित है और कौन सा संविधान अलिखित है। ये याद करने वाली चीज़ें हैं। जैसे कनाडा का संविधान अलिखित संविधान है, इजराइल का संविधान अलिखित संविधान है, सऊदी अरब का संविधान अलिखित संविधान है, न्यूजीलैंड का संविधान अलिखित संविधान है। न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? बताएंगे तुरंत, कमेंट करेंगे न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी। अब बात करते हैं राजनीतिक प्रकृति के आधार पर। बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है। तो राजनीतिक प्रकृति के आधार पर आप पढ़ते हैं तो राजनीतिक प्रकृति के आधार पर संविधान 2 प्रकार से होता है।
एकात्मक और संघीय। एक कॉजी फेडरेशन भी होता है जो बीच में भारत आता है, जिसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन की बात की गई है। तो एकात्मक संविधान की बात करते हैं तो ब्रिटेन का संविधान एकात्मक संविधान है, क्योंकि पूरी शक्तियां जो है ब्रिटेन के पास केंद्र में समाहित कर दी गई हैं। आपने पढ़ा होगा 8 से भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा की चर्चा भी की गई है ब्रिटेन में, वहाँ के मजदूरों के लिए प्रदान किए गए थे। दूसरा आता है एकात्मक संविधान के बाद संघीय संविधान। संघीय संविधान का सीधा सीधा अर्थ है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। अमेरिका का संविधान ऐसा ही संविधान है जिसमें सभी राज्य स्वतंत्र हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि अमेरिका का संविधान अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। लेकिन भारत के लिए इसकी पूरी टर्मिनोलॉजी इसके विपरीत आ जाती है। कैसी? कि भारत का संविधान विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। जब आप अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे, आर्टिकल 1 पढ़ेंगे, तो ये पूरी टर्मिनोलॉजी आपको विस्तृत ढंग से बताई जाएगी। चलिए चलते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं जो एग्जाम में अभी आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे, अब आने लगे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब जो एग्जाम में आते हैं तो NTPC, SSC, PCS सब में डीप क्वेश्चन पूछते हैं। देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, सबको पता है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है जो लिखित है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि भारत का संविधान शब्दों की दृष्टि से भी भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है? जी हाँ, शब्दों की दृष्टि से और आर्टिकल की दृष्टि से, अनुच्छेद की दृष्टि से भी भारत का संविधान दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा संविधान है। इसमें लगभग 1.5 लाख शब्द हैं, लगभग 1.5 लाख शब्द हैं। सबको पता है 60 देशों की यात्रा की है, लगभग 63 लाख रुपए लगा है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा है, 114 बैठकें लगभग होती हैं, अर्थात 114 दिन लगे होंगे। पूरी ये घटनाएं हुई हैं। लेकिन सबसे छोटा संविधान अपन को पता है अमेरिका का संविधान है। दूसरा तथ्य है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखेंगे। दूसरा संविधान कौन सा है? अमेरिका का संविधान है, जिसमें 7 अनुच्छेद हैं। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि 7 अनुच्छेद मात्र हैं, उसके अंदर सब आर्टिकल हैं, बहुत सारे सब आर्टिकल हैं। अमेरिका के संविधान में 1789 में लागू हुआ था। कोलंबस ने 1492 में इसकी खोज की थी, ठीक है। और अमेरिकी वेशभूषी के नाम पर इसका नाम अमेरिका रखा गया है। रेड इंडियन यहाँ पर अमेरिका में रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शब्दों की दृष्टि से सबसे छोटा संविधान किसका होगा? तो सबसे छोटा संविधान शब्दों की दृष्टि से होगा विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको, जिसमें 3814 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 3814 शब्द हैं। अगला तथ्य देखते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला तथ्य याद करने वाली चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें आती बहुत ज़्यादा हैं, सरल हैं, इसलिए याद रखेंगे। विश्व का सबसे नवीनतम संविधान सबको पता है, नेपाल का संविधान है। अब नेपाल का संविधान लागू कब हुआ? 20 सितंबर 2015। डेट याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा आती है। 20 सितंबर 2015 कब लागू हुआ था नेपाल का संविधान? 20 सितंबर 2015। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि चीज़ें आपको याद हो जाए, यहीं पर क्लास में ही याद हो जाए। अब बोलते हैं विश्व का नवीनतम संविधान जो है, वहाँ एक बात उठती है, जैसे ही संविधान लागू हुआ तो मधेशी आंदोलन होता है। मधेशी आंदोलन का संबंध कहाँ से है? मधेशी आंदोलन का सीधा संबंध नेपाल से। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि मधेशी आंदोलन का संबंध कहाँ है, किससे है? तो मधेशी आंदोलन का सीधा सीधा संबंध किससे है? नेपाल से है। क्या हुआ? नेपाल की एक लोकल जनजाति है, लोकल जाति है मधेशी। संविधान, नेपाल के संविधान की में उस जाति के विषय में कोई चर्चा ही नहीं की गई, इसलिए मधेशी आंदोलन उत्पन्न हो गया। याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मधेशी आंदोलन का संबंध किससे है। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान सबको पता है 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ है, ठीक है। इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? याद रखेंगे नाम, लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश पर, बगल में लिखा हुआ है। 26 नवंबर 1949 जब हमारा संविधान लागू हुआ, 1950 में लागू हुआ, क्योंकि 1949 में मात्र 16 अनुच्छेद ही लागू किए गए थे, पूरे अनुच्छेद एक साथ नहीं लागू किए गए थे। जब भारतीय संविधान लागू हुआ 1950 में, और अभी तक 2018 तक मानते हैं कि 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं। जो 103वां था EWS था, आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की बात की गई थी।
और जो अमेरिका का संविधान है वो 1789 में लागू हुआ है। कब लागू हुआ है? अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ है। अब ये बताइए कि भारतीय संविधान में कुछ कमियां हैं कि नहीं हैं? भारतीय संविधान में कुछ हैं, कमियां नहीं हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो 1789 में जो संविधान लागू हुआ उसमें अभी तक अमेरिका के संविधान में 27 संशोधन हुए हैं, लेकिन भारतीय संविधान में 103 संशोधन, 2018 तक 103 संशोधन हुआ। EWS आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की बात की गई है। ये कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की कमजोरी की ओर संकेत करता है। एग्जाम आप जब मेंस देंगे इसका तो ये आएगा कि भारतीय संविधान किस आधार पर अपनी कमजोरी की ओर संकेत करता है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप उदाहरण दे सकते हैं कि अमेरिका के संविधान में अभी तक 27 संशोधन हुए हैं, लेकिन भारत के संविधान में 2018 तक 103 संशोधन हुए, जो सीधा सीधे भारतीय संविधान की कमजोरी की ओर संकेत करता है। किस ओर? भारतीय संविधान की कमजोरी की ओर संकेत करता है। और हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं पूरी सीरीज़ लाऊंगा इंडियन पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत की पूरी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो RDS चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, RDS हॉटस्पॉट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और किस विषय पर आपको सब्जेक्ट चाहिए और किस विषय पर आपको चर्चा करनी है। और धन्यवाद।